सुप्रभात बच्चों, कक्षा 11 के आज के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो पाठ हम शुरू करने वाले हैं वो है ऊष्मागतिका, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिका द्वारा उन नियमों का अध्ययन किया जाता है जिससे ऊष्मीय ऊर्जा का निर्धारण होता है। उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा जिसमें कि कार्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है तथा ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होता है। शीत ऋतु में हथेली को परस्पर रगड़ने पर हमें गर्मी का अनुभव या अनुभूति होती है, अर्थात इस क्रिया में कार्य ऊष्मा में रूपांतरित होता है। भाप इंजन में वाष्प की ऊष्मा का उपयोग पिस्टन की गति देने में होता है, जिसके फलस्वरूप रेलगाड़ी के पहिए घूमते हैं। ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो ऊष्मा तथा ताप की अवधारणा एवं ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में रूपांतरण की विवेचना करता है। ठीक है, तो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो टेम्परेचर और किस तरह से जो है आपकी हीट एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्जन करती हैं, इस सब पे वो स्टडी करता है। ऊष्मागतिकी स्थूल विज्ञान है क्योंकि इसके द्वारा किसी निकाय की स्थूल प्रकृति पर विचार किया जाता है, न कि प्रकृति के आणविक संरचना पर, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर हम इस पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, उसके पूरे के पूरे जो है उसकी नेचर पे, हम उस वस्तु की नेचर पे काम करते हैं। ऊष्मागतिकी में किसी गैस की अवस्था दाब जैसे P, आयतन V तथा ताप T, द्रव्यमान म्यू, आंतरिक ऊर्जा U जैसे स्थूल चरों, ऐसे पैरामीटर्स पर भी निर्धारित किया जाता है। अब हम कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता देखेंगे। कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता का अध्ययन जूल ने प्रयोग के आधार पर किया है। उन्होंने सिद्ध किया है कि 4.18 मतलब 4.18 जूल कार्य करने से किसी वस्तु में उसकी ताप की वृद्धि कितनी होगी, 1 कैलोरी वृद्धि होगी, जितने की 1 कैलोरी ऊष्मा देने पर होती। तो 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.18 जूल। तो अगर मैं क्यूब कैलोरी ले लूँ तो वो कितने जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, वो होगी आपकी 4.18 क्यू जूल। यदि क्यू कैलोरी ऊष्मा W कार्य के तुल्य है, तो अगर मैं वर्क निकालना चाहूँ, कार्य निकालना चाहूँ, तो W किसके बराबर होगा, 4.18 इंटू क्यू। इस पर छोटे न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं। तो W हो गया G इंटू क्यू, क्योंकि G हम जूल में उसको ले रहे हैं। J का मान कितना है, 4.18 जूल प्रति कैलोरी। इसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मतलब मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट कहते हैं। अब है तापीय साम्य, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ऊष्मागतिकी में निकाय की अवस्था उस समय साम्यावस्था में कहलाती है जब निकाय की अभिलक्षण करने वाले स्थूल चर मतलब पैरामीटर्स दाब, आयतन, ताप, आंतरिक ऊर्जा आदि में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। किसी ऊष्मारोधी बंद दृढ़ पात्र में भरी कोई गैस ऊष्मागतिक रूप में साम्यावस्था में होती है। मतलब ऊष्मारोधी मतलब इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम, निकाय मतलब सिस्टम की कंडीशन, ठीक है, उस समय उसकी साम्यावस्था कहलाती है। जब निकाय को अभिलक्षणित करने वाले स्थूल चर जो पैरामीटर्स जैसे कि ताप मतलब प्रेशर, आयतन मतलब वॉल्यूम, ताप मतलब टेम्परेचर, आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी आदि में समय के साथ कोई भी मूवमेंट, कोई भी चेंजेस नहीं होते। किसी इंसुलेटर को अगर हम बंद पात्र में रखी भरी कोई गैस ऊष्मागतिका रूप में साम्यावस्था में होगी। अगर इंसुलेटर में आपने गैस रखा तो डेफिनेटली गैस का कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम साम्यावस्था में कहेंगे। किसी निकाय की साम्यावस्था का निर्धारण उसके परिवेश से पृथक करने वाली दीवार की प्रकृति तथा उसके चारों ओर के परिवेश पर भी निर्भर करती है। माना 2 गैस G1 तथा G2 पात्र 1 व 2 में भरा है तथा गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए स्वतंत्र चर दाब तथा आयतन है। गैसों के दाब तथा आयतन कितना है, क्रमशः हमने कितना माना, P1 V1 और P2 V2, 2 कंडीशन में माना, जैसे कि इस फिगर में दिखा भी रहे हैं। दोनों पात्र एक दूसरे से अत्यंत निकट है तथा उनके बीच में एक ऊष्मारोधी दीवार AB से पृथक भी किया जा रहा है।
ऊष्मारोधी दीवार AB से दोनों पात्र द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसुलेटर है बीच में, तो यहाँ से यहाँ पर कोई भी आपका एनर्जी फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, यदि ऊष्मारोधी दीवार AB को हटाकर इसके स्थान पर अगर मैं चालक दीवार लगा दूँ, B' मतलब कंडक्टर लगा दूँ, तब एनर्जी इस तरफ से इस सिस्टम से इस सिस्टम में जा सकती है। इस स्थिति में दोनों निकायों के स्वतंत्र चर उस समय तक परिवर्तित होते हैं जब तक कि दोनों निकाय साम्यावस्था मतलब बैलेंस कंडीशन में ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इसके पश्चात इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस समय दोनों गैसों के दाब व आयतन संबंधी चर क्रमशः P1' V1' तथा P2' और V2' हो जाते हैं, ताकि G1 व G2 की नई अवस्थाएं साम्यावस्था में रहे। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई एक्सचेंज नहीं हो सकती थी एनर्जी का, लेकिन यहाँ एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ये अपने आप को एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले आएंगे। तो जब ले आएंगे तो डेफिनेटली इनका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, जो कि अब डैश के साथ आपको दिखाया जा रहा है। एक निकाय से दूसरे निकाय को अब और ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि दोनों निकाय तापीय साम्य की अवस्था में है। ठीक है, तापीय साम्य में दोनों निकायों के ताप समान होते हैं। अब हम इसका पहला नियम पढ़ेंगे, ऊष्मगतिकी का शून्य कोटि नियम, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला नियम है। इस चित्र में अगर हम देखें तो हमको दो निकाय मिलेंगी A और B। ठीक है, जिनके बीच में XY एक इंसुलेटर मतलब ऊष्मारोधी दीवार है। A तथा B दोनों एक सुचालक दीवार PQ द्वारा दूसरे एक ये सुचालक है PQ, ठीक है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, संपर्क में है। अब A तथा B के स्थूल चरों में तब तक परिवर्तन होगा जब तक दोनों C के साथ तापीय साम्यावस्था में आ जाए। मतलब ये दोनों तो आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, लेकिन A C से एक्सचेंज कर सकता है, B भी C से एक्सचेंज कर सकता है। तो A B से एक्सचेंज करेगा, C इसके साथ करेगा, और जब तक AC और BC आपस में इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तब तक है एनर्जी का चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो तापीय साम्य प्राप्त कर लेने के बाद यदि AB के मध्य ऊष्मारोधी दीवार हटाकर उसके स्थान पर अगर हम सुचालक लगा दें, अब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, गुड कंडक्टर सुचालक लगा दिया है। दीवार PQ के स्थान पर ऊष्मारोधी P'Q' कर दें, मतलब अब हमने इसको यहाँ पर P'Q' कर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या प्रदर्शित किया गया है, इस समायोजन के पश्चात हम पाते हैं कि A व B की अवस्थाएं अब और नहीं बदल रही, अर्थात A और B में चेंजेस होने चाहिए थे, A और B में ट्रांसफ़र ऑफ हीट होना चाहिए था, ऊर्जा का आदान प्रदान होना चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसका मतलब A और B एक दूसरे के साथ टच में न रहते हुए भी इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब एक दूसरे से कोई भी इनका संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी ये साम्यावस्था में आ गए। क्यों? क्योंकि एक C के साथ साम्यावस्था में आ गया और B C के साथ साम्यावस्था में आ गया। तो इस कंडीशन में A और B अपने आप ही अपने एक दूसरे के साम्यावस्था में आ गए। इस प्रेक्षण से हम ऊष्मगतिकी की कोटि शून्य नियम को स्पष्ट करते हैं। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो क्या कहता है, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य में है तो वे परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे। मतलब अगर दो सिस्टम, ठीक है, किसी थर्ड सिस्टम के साथ आपका अलग अलग इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो वे दोनों आपस में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करेंगे। शून्य कोटि नियम से निष्कर्ष निकलता है कि हम दो निकाय परस्पर तापीय साम्य है तो एक ऐसी भौतिक राशि की कल्पना की जा सकती है जो दोनों के लिए समान हो। इस ऊष्मगतिकी चर को हम ताप कहते हैं, क्योंकि ताप समान होगा। तो उपयुक्त परीक्षण में पाया गया है कि A व B दोनों C के साथ तापीय साम्य में है, अतः TA बराबर TC तथा TB बराबर TC, अर्थात TA और TB क्योंकि दोनों C के बराबर है तो TA और TB ये भी आपस में बराबर हो गए। अब ऊष्मा कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा, इट इज हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। क्या होता है, ऊष्मगतिकी के शून्य नियम से ताप की अवधारणा के बारे में चर्चा की जा चुकी है। ताप किसी वस्तु की ऊष्मता का घोतक है। भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तु जब परस्पर संपर्क में लाई जाती है तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित होती है, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से हमेशा निम्न ताप की तरफ जाता है, गर्म से ठंडे की तरफ, जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान न हो जाए। ताप समान होने पर ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तथा दोनों वस्तुएं तापीय साम्य में भी हो जाते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। दैट इज
Due to the change in temperature, the flow of energy from a higher temperature body to a lower temperature body is called as it's your heat energy. Fine. ऊष्मीय ऊर्जा. अब आंतरिक ऊर्जा की बात आती है, इंटरनल ऊर्जा. इंटरनल ऊर्जा क्या है? प्रत्येक स्थूल निकाय के लिए असंख्य अणु से बना है. निकाय की आंतरिक ऊर्जा इन अणुओं की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योगफल है. ठीक, दोनों तरह की ऊर्जा होंगी उसके अंदर. तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा U एक ऊष्म गति की स्थूल चर है. ठीक है, मतलब थर्मोडाइनमिकली एक पैरामीटर है या एक वेरिएबल है. तो आंतरिक ऊर्जा केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है. ठीक है, उसकी कंडीशन पर, ना कि इस बात पर कि निकाय की अवस्था हमको कैसे मिली है. उसके प्रोसेस पे कोई भी वर्क नहीं करता. आंतरिक ऊर्जा ऊष्म गति की अवस्था चर स्टेट वेरिएबल है, अवस्था चर है, उसकी स्टेट को दर्शाता है, उसकी कंडीशन को दर्शाता है. यदि गैस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल को नगण्य मान लेंगे तो आंतरिक ऊर्जा अणुओं की रैंडम मोशन से, जो आपके हमने बताया ना गैस के मॉलिक्यूल आपस में मूव करते रहते हैं क्योंकि बहुत स्पेस होता है, तो उससे वो संबंधित है, वह ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है. ऐसे ही अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य क्या है कि मान लीजिए सिलेंडर में अगर गैस भरी है और इसमें एक पिस्टन है, तो पिस्टन को गति देने पर गैस में कार्य करना पड़ेगा. ठीक है, गैस को कार्य करेगा तभी उसमें मूवमेंट होगी. तो पिस्टन को गति देने के लिए गैस को कार्य करना पड़ेगा. यदि गैस का दाब P नियत है तथा पिस्टन के परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, तो गैस द्वारा पिस्ट पर कितना बल आरोपित होगा, कितना फोर्स लगेगा, F इजिकल टू PA. यदि पिस्टन में विस्थापन कितना है dx, मूवमेंट कितनी हुई है इसमें dx, तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. कार्य कितना होता है, बल गुणा विस्थापन. उस फॉर्मूले में डाला, यहाँ से F की जगह PA डाला, P इंटू A इंटू dx. और A dx क्या होगा, एरिया इंटू उसकी एक और लंबाई हमने ले ली, तो ये आपका आयतन में चेंज हो जाएगा, तो P टू dV होगा. यदि गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन VI से बढ़कर VF हो जाए तो निकाय जो है उसमें कुल कार्य आपका कितना हो जाएगा भाई. इनिशियल से फाइनल स्टेज पे कार्य को अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, संकलन कर दूँ, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये PdV हो जाएगा. अब आप P को बाहर निकाल दीजिए. आप जानते हैं मैं कई बार इसको करवा चुकी हूँ, dV का क्या होगा या dx का क्या होता है, सिर्फ x होता है, तो ये हो जाएगा PVF माइनस VI. दाब इंटू आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है. ठीक है, इस तरह से इसको किया जाता है. अब है ये, इसके साथ जो है हमारा जीरोथ लॉ ख़त्म होता है. अब हम बात करते हैं ऊष्मगतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ऊष्मगतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी प्रक्रम मतलब प्रोसेस के दौरान ऊष्मगतिकी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा जो डेल्टा क्यू है, इसी प्रक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य dW तथा निकाय के आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन डेल्टा U के योग के बराबर है, मतलब इंटरनल एनर्जी और वर्क डन. तो dQ होगा du प्लस dW. ऊष्मगतिकी के प्रथम नियम से सिद्ध होता है कि ऊष्मगतिकी निकाय से होने वाले किसी भी प्रक्रम मतलब प्रोसेस में ऊर्जा संरक्षित होती है, वो कंजर्व्ड रहती है. इसी समीकरण से हम इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा का मान भी निकाल सकते हैं. आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U के निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करेगा. ठीक है, तो इस तरह से हम उसका मान भी निकाल सकते हैं. ठीक है, ये दोनों उसके पथ पर निर्भर करते हैं जिससे निकाय प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंचता है, किंतु संयोजन डेल्टा Q माइनस डेल्टा W कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करता क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है. तो बेटा आज के लेक्चर में हमने जीरोथ लॉ किया और फर्स्ट लॉ किया. इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसका असाइनमेंट आपको दिया जाएगा. अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. धन्यवाद.